डिस्कस करेंगे एक बड़े ही इम्पोर्टेंट टॉपिक को, ठीक है, जिसका नाम है जो डिमांड फंक्शन और इनवर्स डिमांड फंक्शन। अब आपके लोगों की आउटलाइन में टॉपिक है इनवर्स डिमांड फंक्शन। तो इनवर्स डिमांड फंक्शन की तब तक आप लोगों को समझ में नहीं आएगी जब तक आपको डिमांड फंक्शन के बारे में पता नहीं होगा। तो सबसे पहले हम डिमांड फंक्शन को देखेंगे और फिर हम इनवर्स डिमांड फंक्शन को देखेंगे। तो क्या कहते हैं, तो डिमांड का क्या कहते हैं, आप लोगों को कॉन्सेप्ट पता है, आप लोगों ने लॉ ऑफ डिमांड के बारे में भी पढ़ा होगा। तो क्या कहते हैं, तो आपको क्या कहते हैं, अब आप लोगों से क्या कहते हैं, क्वेश्चन ये है कि जब एक गुड की प्राइस जो है वो ज़्यादा होती है, ठीक है, तो लोग जो है क्या कहते हैं उसकी कम डिमांड करते हैं या ज़्यादा डिमांड करते हैं। सपोज करें, क्या कहते हैं, एक बर्गर की प्राइस है जी, क्या कहते हैं, 500 रुपीज़, ठीक है। तो 500 रुपीज़ की प्राइस पर जो है वो लोग ज़्यादा डिमांड करेंगे या कम डिमांड करेंगे? ऑब्वियसली क्या कहते हैं, लोग कम डिमांड करेंगे। लेकिन अगर यही 500 की प्राइस जो है वो कम होकर 100 रुपीज़ हो जाए तो फिर क्या होगा? प्राइस में क्योंकि ड्रास्टिक चेंज आया, तो लोग जो है वो इसकी डिमांड जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ा देंगे। अगर आपकी कैंटीन में एक बर्गर 500 का मिल रहा है तो उसको खरीदने वाले बहुत कम स्टूडेंट होंगे। लेकिन अगर वही बर्गर जो है वो कैंटीन वाले कम 500 से कम करके 100 रुपए का कर दे तो बहुत ज़्यादा स्टूडेंट जो है वो उसको खरीदने के लिए विलिंग हो जाएंगे। इसका मतलब ये है कि बर्गर्स की डिमांड जो है वो बढ़ जाएगी। तो जो ये शो करता है कि क्या कहते हैं कि अगर 500 की प्राइस पर जो है वो सिर्फ 4 स्टूडेंट जो थे वो खरीदने के लिए विलिंग थे, खरीदना चाहते थे। इसका मतलब 4 यूनिट 4 बर्गर्स की डिमांड एग्जिस्ट करती थी 500 रुपए पे, और 100 रुपए की प्राइस पर जो है वो ऑटोमेटिकली जो है वो कितने स्टूडेंट्स हो गए जी हमारे, 24 स्टूडेंट्स हो गए, जो क्या कहते हैं 100 रुपए की प्राइस पर जो है वो खरीदने के लिए बर्गर खरीदना चाहते हैं। तो इसका तो ये शो करता है कि क्या कहते हैं कि 500 की प्राइस पर 4 खरीद रहे थे और 100 की प्राइस पर 24 खरीद रहे हैं। इसका मतलब ये है कि हमारी डिमांड, हमारी प्राइस और क्वांटिटी के दरमियान जो है वो नेगेटिव रिलेशनशिप होता है, क्योंकि क्वांटिटी डिमांडेड और प्राइस का जो रिलेशनशिप होता है वो नेगेटिव होता है। ये हमारी क्वांटिटी है, ठीक है, और ये हमारी प्राइस है, ठीक है। तो जैसे 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 प्राइस कम होगी वैसे क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ गई। इसका मतलब जो हमारी क्वांटिटी डिमांडेड और प्राइस है वो अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं, इनके दरमियान इनवर्स रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है कि प्राइस बढ़ती है तो क्वांटिटी डिमांड कम हो जाती है और प्राइस कम होती है तो क्वांटिटी डिमांड कम हो जाती है, जो हमारे लॉ ऑफ डिमांड को रिप्रेजेंट करता है। इसे तो लॉ ऑफ डिमांड कहते हैं कि लॉ ऑफ डिमांड कहता है कि प्राइस और क्वांटिटी डिमांड के दरमियान इनवर्स रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है। तो जो हमारा डिमांड फंक्शन होता है वो भी क्वांटिटी डिमांड और प्राइस के रिलेशनशिप को शो करता है। मैंने क्या लिखा हुआ है कि डिमांड फंक्शन शोज द रिलेशनशिप बिटवीन क्वांटिटी डिमांड एंड इट्स डिटर्मिनेंट स्पेशली प्राइस। ये डिमांड फंक्शन किसको शो करता है, इसकी बेसिक फॉर्म की अगर बात करें तो डिमांड फंक्शन बेसिकली क्वांटिटी डिमांडेड और प्राइस के दरमियान रिलेशनशिप को शो कर रहा होता है, ठीक है। तो जी क्या कहते हैं, तो अब अगर हम इसी प्राइस और क्वांटिटी डिमांड के रिलेशनशिप को जो है अगर मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करें तो हमारे पास जी आ जाता है ये इसकी बेसिक फॉर्म आ जाती है जो जो ये शो करती है कि हमारी क्वांटिटी डिमांड क्यूडी जो है वो प्राइस का फंक्शन है। इसका मतलब ये है कि जब हमारी प्राइस चेंज होती है तो क्वांटिटी डिमांड भी चेंज होती है, ठीक है। और इट इज़ बेस्ड ऑन लॉ ऑफ डिमांड के, ये लॉ ऑफ डिमांड पे बेस करता है। लेकिन अगर हम रियल लाइफ की बात करें तो रियल लाइफ में जो है वो डिमांड सिर्फ प्राइस पर ही डिपेंड नहीं करती। डिमांड के जो है वो बहुत ज़्यादा डिटर्मिनेंट होते हैं, बहुत ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं जिनकी वजह से जो है वो डिमांड जो है वो चेंज होती है, क्योंकि डिमांड जो है वो बहुत ज़्यादा फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। तो क्या कहते हैं, तो अगर हम अपने जो क्या कहते हैं बहुत ज़्यादा फैक्टर्स पर डिपेंड करती है, जिसमें आ जाती है जी कंज्यूमर की इनकम आ जाती है, ठीक है, रिलेटेड गुड्स की प्राइस आ जाती है, और जी कंज्यूमर्स के टेस्ट और प्रेफरेंसेस आ जाते हैं, नंबर ऑफ कंज्यूमर्स आ जाते हैं, एक्सपेक्टेशंस आ जाती हैं। तो अगर हम ये जी थी हमारी डिमांड फंक्शन की बेसिक फॉर्म, ठीक है। लेकिन अगर वो सारे फैक्टर्स जो हमारी क्वांटिटी डिमांड को जो है जो हमारी डिमांड को अफेक्ट करते हैं अगर हम अपने इस बेसिक फंक्शन में ऐड कर दें तो हमारा
जो क्या करते हैं डिमांड फंक्शन जो है वो ये फॉर्म जो है वो रिप्रेजेंट करेगा, इस तरह से हो जाएगा। ये डिमांड फंक्शन की जो है वो फुल फॉर्म है, ठीक है। लेकिन क्या कहते हैं, लेकिन सिंप्लिसिटी के लिए जो है वो सिर्फ जो है वो क्वांटिटी डिमांड और प्राइस के रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट किया जाता है। डिमांड फंक्शन को ज़्यादातर जो है वो इस बेसिक फॉर्म के थ्रू जो है वो रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। तो अब हम आते हैं जी क्या कहते हैं लीनियर डिमांड फंक्शन की तरफ। तो हमने इसकी जनरल फॉर्म तो देख ली, ठीक है। तो क्या कहते हैं हमने क्या किया, हमने डिमांड फंक्शन की जनरल फॉर्म देख ली, ठीक हो गया। लेकिन अब हम देखेंगे जी क्या कहते हैं लीनियर डिमांड फंक्शन। लीनियर डिमांड फंक्शन तो क्या कहते हैं, तो लीनियर डिमांड फंक्शन की जी ये कॉमन फॉर्म होती है, जिसमें जी क्या कहते हैं ये हमारी क्वांटिटी डिमांड है, ठीक है। ये जी हमारी क्या कहते हैं प्राइस है, और ये हमारी क्यू क्वांटिटी डिमांड को रिप्रेजेंट कर रहा है, पी प्राइस को रिप्रेजेंट कर रहा है, ए जी इंटरसेप्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। कि जब अगर प्राइस जीरो होगी तो जीरो की प्राइस पर जो है वो कितनी डिमांड एग्जिस्ट करेगी, ठीक है। और बीजी स्लोप कोफिशिएंट को चेंज कर रहा है, ठीक है। ये क्या कहते हैं कि प्राइस चेंज होने से जो है वो क्वांटिटी डिमांड कितनी चेंज होगी, ये बी हमें बताएगा, ठीक है। और नेगेटिव साइन जो है वो ये शो कर रहा है कि क्या कहते हैं कि प्राइस और क्वांटिटी के दरमियान जो रिलेशनशिप है वो इनवर्स रिलेशनशिप है, ठीक है। कि इसको जी क्या कहते हैं, तो अगर हम ए और बी की जगह कुछ वैल्यूज पुट कर दें, इंटरसेप्ट की और स्लोप कोफिशिएंट की कोई वैल्यू पुट कर दे, तो हमारा लीनियर डिमांड फंक्शन जी इस फॉर्म में लिखा जा सकता है। ठीक है, क्या क्या कहते हैं अब जी, तो अब इसको देखते हैं कि क्या कहते हैं कि डिफरेंट वैल्यूज पर जो है वो अगर जब हम क्या कहते हैं पी की डिफरेंट वैल्यूज पुट करते हैं तो क्या कहते हैं, तो हमारा डिमांड कर्व जो है वो किस तरह से बिहेव करेगा। तो सपोज करें क्या कहते हैं अगर पी की प्राइस जो है जीरो, पी की वैल्यू जी जीरो है, तो जब पी की वैल्यू जीरो है तो इसमें अगर हम जीरो पुट कर देंगे तो हमारी क्वांटिटी डिमांड कितनी हो जाएगी, 100 हो जाएगी, ठीक हो गया। अगर पी की प्राइस प्राइस जी किसी कमोडिटी की प्राइस 10 है, तो 10 2 के साथ मल्टीप्लाई होके कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। और 100 में से जब हम 20 माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास 80 आ जाएगा, ठीक है। कि प्राइस जब जीरो थी तो डिमांड 100 रुपीज़ की थी, 100 यूनिट्स की थी। प्राइस जब 10 रुपीज़ होगी तो डिमांड कम होके 80 यूनिट्स की डिमांड हो गई, ठीक है। और जब प्राइस जब 20 रुपीज़ अगर हो गई तो 20 रुपीज़ की प्राइस पे 20 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 40 हो जाएगा, और 40 को 100 में से माइनस करेंगे तो हमारे पास 60 आ जाएगा। तो क्या कहते हैं, तो क्या करते हैं, तो हमारी डिमांड जो है वो मज़ीद कम हो गई। इसका मतलब ये है कि 10 रुपीज़ जब प्राइस इंक्रीज हुई तो डिमांड जो थी वो 20 यूनिट्स कम हो गई, और जब मज़ीद 10 रुपीज़ में प्राइस में इजाफा हुआ, जब प्राइस मज़ीद डबल हो गई तो डिमांड मज़ीद 20 यूनिट्स कम हो गई, ठीक है। अब जो क्या कहते हैं, अब जब हम डिमांड का फंक्शन की बात करते हैं तो डिमांड हमारे लीनियर डिमांड फंक्शन के केस में भी जो ग्राफिकल रिलेशनशिप होता है, क्या कहते हैं कि हमारा जो डिमांड कर्व होता है वो क्या होता है, वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। ये सब चीज़ें तो ऑब्वियसली आप सबको पता है कि क्या कहते हैं कि हमारा डिमांड कर्व जो होता है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। अब डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों होता है, ठीक है। कि क्या कहते हैं कि अगर हम इन सारे पॉइंट्स पे जो है वो प्लॉट करके एक डिमांड कर्व बना ले तो हमारा डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोप होगा, जिसकी स्लोप भी नेगेटिव होगी। अब डाउनवर्ड स्लोप किस लिए होता है, डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है जी डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी की वजह से और सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट की वजह से। तो अभी हम उसके डिटेल में नहीं जा रहे, तो यहाँ पे हमने देख लिया डिमांड फंक्शन को। अब हम देखेंगे जी इनवर्स डिमांड फंक्शन को, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, देखेंगे इनवर्स डिमांड फंक्शन को। तो क्या कहते हैं, तो इनवर्स डिमांड फंक्शन क्या होता है कि इनवर्स डिमांड फंक्शन जो है वे बेसिकली जो है वो हम प्राइस को एज अ फंक्शन ऑफ क्वांटिटी के तौर पर रिप्रेजेंट करते हैं। जब हमने बात की क्या कहते हैं डिमांड फंक्शन की, तो डिमांड फंक्शन में हम कंसिडर कर रहे थे क्या कहते हैं क्वांटिटी को, क्वांटिटी एज अ फंक्शन ऑफ प्राइस, ये था हमारा डिमांड फंक्शन। लेकिन इनवर्स डिमांड फंक्शन में हम रिप्रेजेंट करेंगे प्राइस एज अ फंक्शन ऑफ क्वांटिटी, मतलब कि हम उसी इक्वेशन को जो है वो रिवर्स कर देंगे।
ये जी हमारी क्या कहते हैं डिमांड फंक्शन की इक्वेशन है। इसको रिवर्स कर देंगे मतलब हम P की जगह जो है वो Q लिखेंगे और Q की जगह जो है वो हम P लिखेंगे। यहाँ पे हम क्वांटिटी डिमांड एज अ फंक्शन ऑफ प्राइस ले रहे थे, अब हम प्राइस एज अ फंक्शन ऑफ डिमांड ले रहे होंगे। तो जब हम P की जगह Q लिख देंगे और Q की जगह P लिख देंगे तो ये शो करेगा प्राइस एज अ फंक्शन ऑफ क्वांटिटी, तो जिसको हम कहेंगे जी ये हमारा इनवर्स डिमांड फंक्शन है। ठीक है, सपोज करें ये जी हमारा डिमांड फंक्शन ये था जो हमने प्रीवियसली पढ़ा। ठीक है, ये हमारा डिमांड फंक्शन था। तो क्या कहते हैं, तो अब हम क्या करेंगे, हम जी क्या कहते हैं इसको सॉल्व करेंगे। -2p को हम जी लेफ्ट साइड पर ले आएंगे और q को हम जी राइट साइड पर ले जाएंगे। q को जब हम राइट साइड पर लेके जाएंगे तो वो माइनस q हो जाएगा, और इसको जब हम इस साइड पर लेकर आएंगे तो नेगेटिव साइन प्लस में चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो क्या कहते हैं, तो हमारे पास ये फॉर्म आ जाएगी। और जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 से डिवाइड करने पर 100 जो है वो 2 से डिवाइड होकर 50 हो जाएगा। और यहाँ पे हमारे पास 1 है जो हम नहीं लिखते, तो 1/2 हमारे पास क्या आ जाएगा, 0.5 आ जाएगा। तो जो ये शो कर रहा है, ये कि ये हमारा इनवर्स डिमांड फंक्शन है। ठीक है, किस तरह से हमारा डिमांड फंक्शन जो है वो इनवर्स डिमांड फंक्शन हो गया। अब इनवर्स डिमांड फंक्शन का मतलब क्या होता है, अब इनवर्स डिमांड फंक्शन का मतलब ये है कि हमने रिलेशनशिप को बेसिकली उल्टा कर दिया। ठीक है, पहले हमारी क्वांटिटी जो थी वो प्राइस पर डिपेंड कर रही थी। ठीक है, पहले हमारी क्वांटिटी किस पर डिपेंड कर रही थी, प्राइस पर डिपेंड कर रही थी हमारे डिमांड फंक्शन में। लेकिन इनवर्स डिमांड फंक्शन में जी हमारी प्राइस डिपेंड करती है हमारी क्वांटिटी पे। याद रखें कि क्या कहते हैं कि इनवर्स डिमांड फंक्शन में भी हमारा डिमांड कर्व जो है वो इसी शक्ल में होगा, डाउनवर्ड स्लोपिंग ही होगा। ठीक है, हमारा कर्व की शेप जो है वो सेम होगी। ठीक है, लेकिन सिर्फ फंक्शनल फॉर्म चेंज होगी। हमारी जो है वो डिमांड कर्व की जो है वो हमारा डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग ही होगा, लेकिन इसमें सिर्फ फंक्शनल फॉर्म हमने चेंज की है कि पहले हम क्वांटिटी एज अ फंक्शन ऑफ प्राइस ले रहे थे, अब हम प्राइस एज अ फंक्शन ऑफ क्वांटिटी ले रहे होंगे। ठीक है, अब ये जो इनवर्स डिमांड फंक्शन है ये हमें बताता क्या है, बेसिकली हमें ये बताता है कि कंज्यूमर जो है वो कंज्यूमर हर यूनिट के लिए मैक्सिमम कितनी प्राइस जो है वो पे कर सकता है। ठीक है, कि क्या कहते हैं कि 20 यूनिट्स के लिए क्या कहते हैं कंज्यूमर कितनी प्राइस पे करने के लिए विलिंग है। तो अगर हम इसको क्या कहते हैं, कंज्यूमर जो है वो हर यूनिट के लिए जो है वो कितनी प्राइस पे करने के लिए विलिंग है। बेसिकली जो हमारा इनवर्स डिमांड फंक्शन जो है वो विलिंगनेस टू पे को शो करता है। सपोज करें फर्स्ट बर्गर पर जो है वो कंज्यूमर जो क्या कहते हैं 500 रुपीज जो है वो देने के लिए रेडी है। ठीक है, लेकिन सेकंड बर्गर पर कंज्यूमर चाहता है कि वो 300 रुपीज ही पे करे, और थर्ड बर्गर पर भी कंज्यूमर जो है वो 150 रुपीज ही देने के लिए विलिंग है। तो यहाँ पे क्या करते हैं, हम इसको करते हैं कि जी हमारे पास बर्गर, उसकी क्वांटिटी और प्राइस। तो 500 की प्राइस पर जी क्या करते हैं कंज्यूमर जी सिर्फ एक बर्गर लेना चाहता है। ठीक है, जैसे ही प्राइस कम हो गई क्या कहते हैं सेकंड बर्गर के लिए जी कंज्यूमर सिर्फ 300 रुपीज जो है वो पे करने के लिए विलिंग है, और थर्ड बर्गर के लिए जी कंज्यूमर जी सिर्फ 150 रुपीज जो है वो पे करने के लिए विलिंग है। ठीक है, तो इस हर एडिशनल यूनिट के लिए साथ साथ जो है वो कंज्यूमर की विलिंगनेस टू पे भी कम होती जाती है। तो इसलिए जो है वो हमारा डिमांड कर्व जो है वो क्या कहते हैं, इसी से जो है अगर हम इन पॉइंट्स को प्लॉट करें तो हमारा डिमांड कर्व जो होगा वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होगा। ठीक है, तो क्या कहते हैं, तो ये था जी हमारे डिमांड फंक्शन और इनवर्स डिमांड फंक्शन। तो क्या कहते हैं, तो बेसिकली डिमांड फंक्शन क्या होता है, तो डिमांड फंक्शन हमें बताता है कि क्वांटिटी एज अ फंक्शन ऑफ प्राइस है, और इनवर्स डिमांड फंक्शन जो है वो हमें प्राइस एज अ फंक्शन ऑफ क्वांटिटी बताता है। मतलब डिमांड फंक्शन हमें क्वांटिटी के बारे में बताते हैं, और इनवर्स डिमांड फंक्शन जो है वो हमें प्राइस के बारे में बताता है। दोनों के कर्व्स सेम होते हैं, डाउनवर्ड स्लोपिंग होते हैं, लेकिन सिर्फ दोनों की क्या डिफरेंस होता है, दोनों की इंटरप्रिटेशन की डिफरेंस होती है। इनवर्स डिमांड फंक्शन हमें विलिंगनेस टू पे के बारे में बताता है कि कंज्यूमर जो है वो हर एडिशनल यूनिट के लिए कितना पे करने के लिए विलिंग है। और क्या कहते हैं, और जो हमारा डिमांड फंक्शन है
वो हमें क्वांटिटी के बारे में बताता है। तो ये जी क्या कहते हैं हमारा डिमांड कर्व, जब हमने प्राइस को हमारा इन्वर्स डिमांड फंक्शन जब हमने लिया, जब हमने प्राइस को एज अ फंक्शन ऑफ क्वांटिटी के तौर पे लिया, तो यहाँ पे जो मैंने एग्जांपल आपको क्या कहते हैं एक्सप्लेन की थी, तो जब हमने उन सारे पॉइंट्स को जो अपने ग्राफ में प्लॉट किया और फिर उनको कनेक्ट किया, तो हमारे पास जो डिमांड कर्व आया वो भी डाउनवर्ड स्लोपिंग ही। तो क्या करते हैं, तो दोनों केसेस में हमारे डिमांड कर्व की शेप जो है वो सेम रहती है, सिर्फ डिफरेंस कहाँ आता है, इंटरप्रिटेशन में आता है। तो ये थी जी हमारी डिमांड फंक्शन और इन्वर्स डिमांड फंक्शन की डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन। आई होप आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी।